Everyone, a very warm welcome to UC Nilla Doctor and I'm Minakshi, your host for the show. Well, 31st May जाना जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे के नाम से और आज हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए हैं सीनियर मोस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील मानधनिया। डॉक्टर सुशील मानधनिया का बहुत स्वागत है। वेल दर्शकों, नो टोबैको डे की जब बात आती है, नो टोबैको अवेयरनेस तो बहुत हुआ, गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसे कैंपेन्स चलाए, कई जगह तो टोबैको को बैन भी किया गया, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अंडर द टेबल कहें या क्या भी कुछ भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा टोबैको बिक रहा है और लोग इसे कंज्यूम भी कर रहे हैं। चाहे इसकी चीज़ें जो हैं बहुत क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती हैं, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल अब भी हो रहा है। ऐसी कई बातों पर चर्चा करेंगे डॉक्टर मानधनिया से। डॉक्टर मानधनिया, वर्ल्ड नो टोबैको डे नमस्कार। कब से शुरुआत हुई इसकी? देखिए, 31 मई जो हर साल हम नो टोबैको डे के रूप में मनाते हैं और WHO ने इसको इसलिए शुरुआत की थी कि देखा गया था कि टोबैको और टोबैको रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो काफ़ी बढ़ रही है और उसके कारण काफ़ी डेथ्स भी हुई। उसके कारण जो मानसिक स्थिति और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ और जो फैमिली में इश्यूज़ आने शुरू हुए थे, तो उसके कारण काफ़ी लॉस देखने को मिल रहा था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि कोई एक डे जैसे नो टोबैको डे का इसका उद्देश्य ये रखा गया कि टोबैको के रिलेटेड बीमारियों के प्रति लोगों को अवेयर करे और इसके जो बीमारियों के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है उसके बारे में अवगत करे और उसको छोड़ने के लिए उसको प्रोत्साहित करे। ओके, कहीं ना कहीं इंडिया और इंटरनेशनल जब बात करते हैं तो मात्रा हर जगह ज़्यादा है, वहाँ भी कैंसर के पेशेंट्स हैं, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस अगर इंटरनेशनल और इंडिया की बात करें तो क्या रेशियो है एग्जैक्टली? देखिए कैसा ना, दोनों पैटर्न ही अलग है। एक बार मैं पूरा वर्ल्ड का डेटा बोलता हूँ कि देखिएगा कि हर साल अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख डेथ्स होती है टोबैको रिलेटेड बीमारियों से। तो इसमें सब आ गया, कार्डियो हार्ट की बीमारी भी आ जाती है, इसमें लंग्स की बीमारी भी है और कैंसर भी आ जाता है इस चीज़ में। और इसमें से 50 लाख के आसपास की जो डेथ है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू टोबैको है, या तो खाने के कारण या तो स्मोकिंग के कारण। और अप्रॉक्सीमेटली 6 से 8 लाख जो डेथ्स है वो है पैसिव स्मोकर्स, जो बहुत बड़ा नंबर है पैसिव स्मोकर्स का भी। और इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया जो टोबैको प्रोड्यूसिंग नेशन जो बोलते हैं, इंडिया सेकंड मोस्ट बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना। और इंडियन पॉपुलेशन में टोबैको का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। अब इंडिया का डेटा अगर वर्ल्ड से देखा जाए तो हमारे यहाँ 10 लाख के आसपास टोबैको रिलेटेड कैंसर या टोबैको रिलेटेड बीमारियों से डेथ हो रही है। और इसमें जो मेजर जो कारण है हमारे देश में और बाकी में फ़र्क जो देखने में आता है, वेस्टर्न पॉपुलेशन जैसे यूरोप है, US है, वहाँ पे स्मोकिंग टोबैको होता है। हमारे देश में है नॉन स्मोकिंग टोबैको का प्रमाण ज़्यादा, जैसे खर्रा, तंबाकू। हाँ, विद ओरल कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया अगर ऐसा बोला जाए तो भी कोई हरकत नहीं है, क्योंकि अगर हम हमारे हॉस्पिटल का भी डेटा देखें तो 30-40% ऑफ दी कैंसर न्यू कैंसर्स आर ओरल कैंसर। तो बहुत ओरल कैंसर्स का क्योंकि हमारे ओरल फॉर्म ऑफ टोबैको यूज़ होता है, तंबाकू है, खैनी है, खर्रा है, गुटखा है, पान में जो है। तो इस कारण से ये डेफिनेट डिफरेंस है, डेमोग्राफिक डिफरेंस है, हैबिट्स के डिफरेंस है, जिसके कारण डिसीज में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। स्मोकिंग वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे लंग कैंसर्स या थ्रोट के कैंसर ज़्यादा है। हमारे चुविंग होने के कारण में ओरल कैंसर, जीभ के कैंसर, बकल म्यूकोसल कैंसर, बेस ऑफ टंग कैंसर, ईसोफेजियल कैंसर ये ज़्यादा है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है हमारे देश में और वेस्टर्न या वर्ल्ड में। जी, कितने अवेयरनेस कैंपेन किए गए, गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सॉरी टू से ये चीज़ जो है थमने का नाम नहीं ले रही। मुझे नहीं लगता कि केसेस में कहीं ना कहीं कमी आई होगी या कम हुए होंगे केसेस। आप इतने साल से इस पे सर्व कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए कैसा है कि जो टोबैको का अवेलेबिलिटी इज़ वेरी इजी इन इंडिया। आप देखो कि हर चौक पे, हर चौराहे पे आपको पान ठेले मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल है। और दुर्भाग्यपूर्ण अगर बोला जाए तो बच्चों को भी इसकी लत बहुत कम उम्र में लग जाती है। हम स्कूल में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम करते थे, तो मैं चंद्रपुर में जब एक रूरल पोस्टिंग में था तो हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो सेकंड और थर्ड में भी, उनको भी तंबाकू की आदत थी। वो इस कारण से क्योंकि उनके घर में नस से मंजन किया जाता था, तो उनको बचपन से उसकी आदत लग जाती है। तो उनके लिए वो टैबू नहीं है, उनके लिए इजीली अवेलेबल है, पार्ट ऑफ सोसाइटी है, पार्ट ऑफ कल्चर है उनके लिए। तो वो बहुत कम उम्र से ये शुरू हो जाता है। सेकंड थिंग है कि इसमें कुछ इस गवर्नमेंट हैज़ नॉट डन मच टू डिस्करेज द यूज़, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब स्कूल है,
गवर्नमेंट ऑफिसेस है, पब्लिक स्पेसेस है, वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट इसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए ताकि इससे बाकी लोगों को नुकसान ना हो। जैसे आप स्मोक कर रहे हो तो आप एटमॉस्फेयर में आपका जो स्मोक आ रहा है उसके कारण सेकंड हैंड स्मोकिंग और उसके कारण भी संभावना है कि रिस्क बढ़ती है आगे वाले लोगों को, तो वो भी चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है। अभी लैकिंग अगर हम इस पे ध्यान दें तो देखिए 2-3 चीज़ है इसमें। तो पहली चीज़ तो हमारे खुद की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पहले दिन से ही ये माहौल बनाना पड़ेगा कि इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, नुकसान की चीज़ है। अगर आपको वो एक ग्लास में एसिड दो और बोलो आप पी लो तो नहीं पियोगे आप, क्योंकि आपको पता है इसका तुरंत नुकसान होने वाला है। पर तंबाकू का ऐसा नहीं है। तंबाकू का सालों साल खाने के बाद में होता है, तो जनरली लोग इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते। तो अगर हम उनको बार बार इसके नुकसान के बारे में बताएं, बार बार ऐसे पेशेंट्स के साथ भी इनको मिला दें, तो बहुत एक मन में एक डर बैठता है। और शायद हो सकता है कि हम इसको इनको पहले इनिशियल स्टेज में हम इससे दूर जा सके। सबसे मेन है कि पहले तो शुरुआत ही ना हो, सबसे मेन वो है। एक बार शुरू हो जाता है जनरली, फिर जनरली वो चालू हो जाता है इसमें। सेकंड रहेगा कि जो चालू हो चुका है उनको हम कैसे रोक सके, कैसे उनको रिहेबिलिटेट कर सके। उसमें कुछ बहुत सारे संस्थाएं हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स है, और जो इसकी जो लत है दैट इज़ बिकॉज ऑफ निकोटिन। और पर जब निकोटिन जो आपको किक देता है, पर उसके साथ में हम नियरली 300 केमिकल्स ऐसे भी लेते हैं जो स्मोकिंग में है या इसमें, दे आर केमिकल्स, दे आर कॉसिंग यू कार्सिनोजेनेसिस, दे आर कॉसिंग यू डैमेज। सो ऐसे इसमें कई बार हम निकोटिन च्युइंगम, निकोटिन टैबलेट्स भी आती है जो देते हैं, जो रिहेबिलिटेशन में डेफिनेटली इनमें काम करती है। बहुत बड़ी बात ये है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस टोबैको, द रेशियो, शायद लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होगा। आप इस बारे में बिल्कुल हाईलाइट कीजिए। देखिए कि ये बहुत बड़ी मिथ्या है कि टोबैको इंडस्ट्री के कारण बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन होता है, इससे बहुत लोगों की आमदनी होती है, और ये बात तो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। पर इसमें ये भी बोला जाता है कि इसमें बहुत बड़े देश का बहुत फ़ायदा है, इसमें बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि तंबाकू और तंबाकू रिलेटेड बीमारियों का जो खर्चा गवर्नमेंट करती है वो अभी का जो हेल्थ बजट से 17% ज़्यादा है। इसका मतलब क्या कि जो स्टेट और पूरे कंट्री का जो हेल्थ बजट है उससे भी 17% ज़्यादा लग रहा है हमारे टोबैको और टोबैको रिलेटेड डिसीज़ को ट्रीट करने में, या तो उसकी भरपाई को पूरा करने में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना हमारा रेवेन्यू उससे ज़्यादा तो हम सिंपल एक टोबैको रिलेटेड बीमारी से हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इसका बीच में समन्वय रखना बहुत ज़रूरी है। जो उसका टोबैको का फर्टिलाइज जो खेती कर रहे हैं, हो सकता है हम उनको अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम दे, या अल्टरनेट खेती का सोर्स दे, या अल्टरनेट कुछ फसल दे, ताकि वो इससे हटे। और इससे डिपेंडेंट जो इंडस्ट्री है उनको भी रिहेबिलिटेशन के बारे में गवर्नमेंट को सोच सकती है, क्योंकि उनका भी पेट है, वो भी एक बिजनेस है। तो अगर इनको होलिस्टिक अप्रोच ले सके तो हो सकता है कि हम इसका प्रमाण धीरे धीरे कम करेंगे, कम होगा, जरूर होगा। टोबैको का फॉरमोस्ट कैंसर के फॉरमोस्ट अगर देखा जाए तो टोबैको ही एक पाया जाता है, और हमारे इंडिया में तो उसके केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। और खासकर अगर विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में टोबैको का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, बैन भी हो चुका है कई जगह पे, लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल रुक नहीं रहा है। तो सबसे ज़्यादा केसेस अगर देखें हमारे विदर्भ या इंडिया की बात की जाए अगर टोबैको से रिलेटेड, तो कैंसर कौन से कॉमन पाए जाते हैं? कैसा ना कि ये मैंने पहले भी बताया कि ये सब डेमोग्राफिक पैटर्न है और आपके हैबिचुअल पैटर्न है। अच्छा। अब एग्जांपल दूंगा, जैसे हमारे विदर्भ में तंबाकू का जो मेन सेवन है वो ओरल फॉर्म में है, दैट इज नॉन स्मोकिंग टोबैको, च्युइंग टोबैको में। जैसे खर्रा मेन है, हमारे खर्रा का स्पेशल नाम है नागपुरी खर्रा, वेरी स्पेशल नेम फॉर आवर खर्रा। तो ये एक तरह का है जिसमें तंबाकू, चूना, सुपारी और उसको प्लास्टिक में रख के घसते हैं उसमें। तो दिस जो ये जो इसमें जो मिश्रण बनता है इट इज़ हाईली कार्सिनोजेनिक। आप देखोगे कि हमारे बाप दादाओं ने भी तंबाकू खाया था, ऐसा नहीं कि नहीं खाया था, पर उनमें इतने अर्ली स्टेज में या इतने अर्ली एज में कैंसर कभी नहीं देखने मिला था। पर अभी हम देखेंगे हमारे ओपीडी में 18 साल, 22 साल, 25 साल के भी लोग आते हैं जो 4 या 5 साल ही खर्रा खाए हैं और उनको कैंसर हुआ है। तो इसका मतलब है कि ऐसा कुछ तो मटेरियल है इसमें जो कि हमारे कैंसर की स्पीड को फास्ट कर रहा है। तो हो सकता है शायद कोई केमिकल मिला रहा हो, या तो सुपारी की जो क्वालिटी है या तंबाकू की क्वालिटी है, जो भी हो सकता है, या फिर ये मिश्रण अपने आप में एक बहुत घातक हो जाता हो। लत भी बहुत ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि एक अगर नोटिस किया जाए उस चीज़ पे जो खाते हैं वो रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा है, उनकी फ्रीक्वेंसी मतलब इतनी ज़्यादा है। तो ज़रूर इसमें ऐसा कुछ है जो इंसान को बहुत ज़्यादा एकदम अटैच कर देता है, एडिक्ट बना देता है।
एक कैसा होता है ना कि ये आपके क्या क्या व्यवसाय में वो भी है। जैसे आप ऑफिस में होंगे तो खर्रा खाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, पर जो फील्ड पे है या फील्ड वर्क करते हैं, मैंने देखा है कि उनके जेब में एक थैली होती है, थोड़ी थोड़ी देर में निकाल के खाते हैं, तो ये कारण हो जाता है। तो ये सब डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर डेफिनेटली ये एक लत जो बोलते हैं वर्ड, वो डेफिनेटली होती है। हाँ, एडिक्शन है। कॉमन टाइप्स ऑफ अगर कैंसर्स की बात की जाए जो इससे अफेक्ट होते हैं, तो वो कौन सा? अगर हम कैंसर की बात करें तो नियरली मोर देन 50% ऑफ द कैंसर जो हम यहाँ देखते हैं वो है मुख का कैंसर, ओरल कैंसर। तो उसमें मोस्ट कॉमन इस बकल म्यूकोसा। आप देखोगे ना, मुंह के अंदर रख के तंबाकू खरा रख के कई लोग तो सो जाते हैं उसमें, तो उनकी जो म्यूकोसा होता है कम्प्लीटली बर्न होता है, वहाँ पे अल्सर हो जाते हैं, वहाँ पे ट्यूमर जैसा बनना शुरू हो जाता है। टंग के कैंसर, बेस ऑफ टंग का कैंसर, ये बहुत कॉमन कैंसर है। और पीक लेना, पीक म्हणजे जो अंदर लेते हैं ना, तो वो पूरे म्यूकोसा से, पूरा अन्न नलिका से होते हुए पेट में जाता है। तो जहाँ जहाँ उसका प्रमाण लगता है वहाँ पर भी उसकी संभावना कैंसर की बढ़ जाती है। इसलिए आप देखोगे कि ईसोफेज, अन्न नलिका का कैंसर विदर्भ में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया। और स्टमक कैंसर की भी संभावना इसमें बढ़ जाती है। बाकी आप अगर नॉन स्मोकिंग टबाको का अगर के हम बात करते हैं तो सबसे मेजर जो कैंसर हम उसमें देखने को मिलता है वो है लंग कैंसर, स्मोकर्स के कारण। बिकॉज जब वो कश अंदर जाती है, लंग्स तक जाती है, लंग्स के फिर वो इफेक्ट करती है म्यूकोसा, इसको एल्वियलस पे, और उसके कारण भी लंग कैंसर या थ्रोट के कैंसर थोड़े स्मोकर्स में ज़्यादा देखे जाते हैं। लिप कैंसर भी इसमें देखे जाते हैं। अब कुछ एरियाज जैसे है नॉर्थ ईस्ट में सिगरेट को उल्टा पीते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसके कारण उनके हार्ट पैलेट का कैंसर उसमें थोड़ा कॉमन ज़्यादा देखा जाता है। जो जलने वाले भाग अंदर होता है उसमें, तो दे हैव गॉट वेरी टिपिकल कैंसर विच इज़ बिकॉज ऑफ अंदर की तरफ जलने वाला भाग होता है, तो उसमें पैलेटल कैंसर उसमें ज़्यादा होते हैं। तो ये पैटर्न होता है हर एक का, हर एरिया का। हमारे एरिया का पैटर्न है खर्रा, तो इसलिए हमारे ओरल कैंसर्स काफ़ी कॉमन है। बहुत अजीब से शौक हैं आप लोगों के। हमारे नहीं बहुत से लोगों की जो सुन रहे हैं शायद वो मेरी बात को रिलेट कर पाए। सिम्टम्स की बात आते हैं डॉक्टर, तो कॉमन सिम्टम्स हैं, क्योंकि बहुत टाइम देखा गया है और आजकल तो इतना ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गया है, लोग अब एक टाइप पे, गूगल पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले। एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन सिम्टम्स बहुत लोग अवॉइड भी करते हैं। तो अगर कैंसर की बात आती है और स्पेशली अगर टोबैको से अफेक्टेड बात आती है, तो सिम्टम्स जो है बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। हाँ, हम जैसे टोबैको रिलेटेड कैंसर की बात कर रहे हैं, तो ओरल कैंसर की जैसे बात करते हैं, तो ओरल कैंसर के सिम्टम्स काफ़ी दिखते हैं, पेशेंट को समझ में आते हैं। ऐसा नहीं कि वो हिडन रहते हैं। जैसे अगर बकल म्यूकोसा, ये भाग के अंदर का भाग जो म्यूकोसा, तो वहाँ पे आपको छाला रहेगा। पहले तो शुरुआत में जैसे रेडनेस रह सकता है, वहाँ पे अल्सरेशन थोड़े से रह सकता है, तो इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया, रेड पैच, या एरिथ्रोपेकिया, वाइट पैच। दिस आर ऑल प्री कैंसरस। किसी का आप देखोगे मुंह कम खुलता है, सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस, ये बिकॉज ऑफ मेजर खर्रा के कारण ही होता है। तो उसके कारण दिस आर द प्री कैंसरस कंडीशन। ऐसे लोगों में कैंसर की संभावना डेफिनेटली ज़्यादा होती है। अब प्री कैंसरस कंडीशंस भी होती है, इसके साथ साथ में इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। जनरली आपकी जब बकेट भर के पानी छलता है तो भर रही हो, वो भरते समय भी दिखती है, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जीभ पे अल्सर होना, नॉन हीलिंग अल्सर, जो अल्सर हील ही नहीं हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, आवाज़ में फ़र्क पड़ रहा है, मोर देन 2 वीक्स का अगर अल्सर रहता है, तो मेरी सलाह रहेगी कि तुरंत हमने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बकल म्यूकोसा में अंदर के साइड में अगर अल्सर है, या लालपना है, या गड्ढा हो रहा है, या सब मैंडिबुलर यहाँ पे अगर गांठें आ रही है, तो दिस इज़ नॉट नॉर्मल। ये इन्फेक्शन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, पर कैंसर की संभावना इसमें ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे वक्त में तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। कई बार बेस ऑफ टंग में आवाज़ में फ़र्क आता है, ये दिस इज़ हॉलोनेस ऑफ वॉइस हो जाती है, तो लोग बोलते हैं नहीं मुझे तो गला खराश था, गला खराश हुआ है। उस कारण से काफ़ी 1-2 महीने तक वो जनरली ट्रीटमेंट लेते नहीं है, और इस कारण बीमारी बढ़ जाती है। निगलते वक्त गले में अटकना, गले में दर्द होना, जो 2-3 दिन 4 दिन मैक्सिमम अगर हो जाता है, हफ्ता भर के अंदर ही उन्होंने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि अगर कुछ लीजन है, कुछ अल्सर है, या कोई गांठ है, तो तुरंत उसकी इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है इसमें। और ये रही ओरल कैंसर की बात। अब लंग कैंसर में जनरली स्मोकर्स को होता है जनरली, तो स्मोकिंग भी है, स्मोकिंग भी काफ़ी प्रमाण में हमारे यहाँ होता है। तो ऐसे पेशेंट में जनरली आप देखेंगे कि कई बार हमारा जो लंग कैंसर जो देखा जाता है, नियरली मोर देन 90% पेशेंट्स में तो स्टेज 4 में मिलता है। बहुत ही एडवांस स्टेज में लंग कैंसर मिलता है, जो जबकि ओरल कैंसर अर्ली स्टेज में मिलता है, पर पेशेंट जनरली डॉक्टर के पास अर्ली स्टेज में जाता नहीं है। जाता है, दिखाता है, पर डॉक्टर जब उसको बोलता है ऑपरेशन, तो मैंने देखा है मैक्सिमम पेशेंट तो निकल जाते हैं। आयुर्वेदिक, ये होम्योपैथिक की दवा चलती रहती है, फिर जब बढ़ता है फिर उसके बाद डॉक्टर के पास वो दोबारा आते हो।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट समय जो होता है हमारा, जहाँ पे स्टेज 1 बीमारी थी, जहाँ पे क्योर की संभावना 90% थी, वो 3 स्टेज और स्टेज 4 में आते जब क्योर की संभावना बहुत ही सीमित हो जाती है इसमें। अब लंग कैंसर की भी वैसी सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कॉफ है, खांसी में से ब्लड आना है, छाती में पानी जमा होना, सांस फूलना। दिस आर नॉट नॉर्मल सिम्टम्स। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, मुझे आवाज़ में फ़र्क आना, ये सिम्टम्स आ गए, इसका मतलब बीमारी ऑलरेडी स्टेज 4 या स्टेज 3 या स्टेज 4 के आसपास आ चुकी है। बिकॉज दिस आर द सिम्टम। एसिम्टोमेटिक लंग कैंसर बहुत रेयर है। अभी हमने 2 पेशेंट देखे। इसका भी कारण है कि कोविड के कारण काफ़ी लोगों में सीटी स्कैन हुए थे। तो ये सीटी स्कैन में कुछ लीजन मिल गए थे जो कोई भी सिम्टम ही नहीं दे सकते थे। और वी गॉट 2 पेशेंट्स हु वेर हैविंग दिस लीजन एंड हु वेर डायग्नोस्ड टू हैव लंग कैंसर। तो ये इसलिए हो पाया क्योंकि एसिम्टोमेटिक पेशेंट में सीटी स्कैन कोविड के लिए हुआ था, पर उनमें वो गलती से गांठ दिखी। तो अदरवाइज जनरली दे डोंट प्रोड्यूस सिम्टम इन अर्ली स्टेज। दैट्स वाई लंग कैंसर इज़ वेरी लीथल, बिकॉज उसका स्टेज ही बहुत हायर आता है जब, क्योंकि सिम्टम इनिशियल स्टेज में आते ही नहीं उसमें। डायग्नोस की बात आती है तो किस तरह डायग्नोस की क्या प्रोसीजर होता है? देखिए कैसा ना कि किस साइड क्या आपके, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हिस्ट्री में हमको काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। जैसे पेशेंट बोलता है, हाँ, पेशेंट खुद ही बोलता है कि मुझे निगलने में तकलीफ हो रही है, मुझे यहाँ छाला है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया कि ये मुख का है। तो अगर एक एग्जांपल दे दो, जैसे वो बोल रहा है कि मुझे सर आवाज़ में फ़र्क है, निगलते वक्त दर्द हो रहा है, तो हमारा पहला काम होता है कि इसका ओरल एग्जामिनेशन करें। कहीं अल्सर है, कहीं ट्यूमर दिख रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो नहीं दिखता है तो हम फिर बेस ऑफ टंग पे जरूर देखते हैं। जहाँ पे दिखता नहीं है पर निगलने में तकलीफ है, आवाज़ में फ़र्क है, तो डेफिनेटली या तो जीभ के पीछे के साइड में या तो लायरिंग्स के साइड में बीमारी है। तो उसके लिए फिर नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन उस तरह से करते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी डायग्नोसिस की है बायोप्सी। बिना बायोप्सी के इसका डायग्नोसिस होना असंभव है। कुछ जगह पे हम FNAC भी करते हैं, जैसे बीमारी बढ़ गई है, गले में गांठ आ गई, तो सुई की जांच से भी कई बार हो जाता है। और ये कई बार इसलिए भी करना पड़ता है कि पेशेंट की बहुत बड़ी मिथ्या होती है इसमें, कैंसर को छेड़ना नहीं, बायोप्सी करने से या औजार लगाने से कैंसर फैल जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट बहुत रेसिस्टेंट होते हैं बायोप्सी करने के लिए या सर्जरी करने के लिए। तो ऐसे वक्त कई बार हमको स्क्रैप साइटोलॉजी या तो FNAC की भी जांच करनी पड़ती है, जो कि बायोप्सी ना होते हुए OPD बेसिस पे हम कर सकते हैं उसको। कहीं ना कहीं डायग्नोस के बाद ट्रीटमेंट की बात आती है, और जैसे आप कहें कि बहुत बार पेशेंट्स जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेट डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, तो जो सिचुएशन है वो सिवियर कंडीशन तक पहुंच जाती है। तो इस बारे में बताइए। और ट्रीटमेंट की जब बात आती है तो अभी तो बहुत एडवांसमेंट आ गया है मेडिकल फील्ड में। पहले का सिनारियो बहुत अलग है, अब के सिनारियो में हमारे नागपुर में भी बहुत फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इवन आप इतने टाइम से सर्व कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? फैसिलिटी की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली वी आर एट पार विथ रेस्ट ऑफ द इंडिया एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द इंडिया। हर चीज़ अवेलेबल है नागपुर में। अब उतनी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम गलत कहाँ होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गलत हो रहे हैं कि हमारा जब सिम्टम फर्स्ट स्टेज में होता है हम उस समय उसको निगलेक्ट करते हैं, उस समय डॉक्टर्स को अवॉइड करते हैं। काफ़ी कुछ लोगों के मन में अगर अभी जिस तरह से कोविड भी हुआ है, सब चीज़ें, डॉक्टर्स पे भी थोड़ा सा लोगों का ये विश्वास उठा है, तो लोग डरते हैं कि यार ज़बरदस्ती बायोप्सी हो जाएगी, जानबूझ के कैंसर की जाँच हो जाएगी, फिर डॉक्टर तो ऑपरेशन करने को भी बोलते हैं, उनका तो धंधा ही है। तो इस कारण से भी मैंने देखा है कि काफ़ी पेशेंट्स और छेड़ना नहीं, बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाएगा, मुझे चेहरा बिगड़ जाएगा, मेरे को बोलना नहीं होएगा, तो इस चक्कर में पेशेंट ना सेकंड अल्टरनेट ढूंढता है फिर। तो उसको कई बार इसकी बहुत ही ब्रह्म वाक्य है बीमारी का, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स बिहेव लाइक एक्सपर्ट्स। ये एक्सपर्ट बनते, आजू बाजू वाले सब बोला अरे इधर चलो, छिंदवाड़ा वाले बाबा है, बैतूल वाले बाबा है, ये बाबा है, फिर वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ चलती हैं 3-4 महीने तक। जनरली मैंने देखा है मेजर जो टाइम रहता है वो उसमें वेस्ट होता है। और जो स्टेज 1 बीमारी होती है जनरली स्टेज 4 या स्टेज 3 लेके आती है, जब वो क्यूरेबल ही नहीं रह जाती। व्हेन इज सर्जरी इंपॉर्टेंट? अर्ली स्टेज में सर्जरी इज क्यूर। ओके। हाँ, तो जैसे ओरल कैंसर के लिए ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी एंड सर्जरी, अगर ये हो सकती है तो हमारी क्यूर की संभावना बहुत हाई है। अच्छा। कुछ जगह पे हम जैसे टंग का कैंसर है, जीभ का कैंसर है, अब बहुत ही बड़ा ट्यूमर हो गया है, गले में गांठ आ गया, तो ऐसे में ऑपरेशन संभव ही नहीं है। तो ऐसे वक्त में सर्जरी से नथिंग बट ए फेलियर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर्जरी हो नहीं सकती थी, इनमें सर्जरी हो सकती थी, पर जनरली ये आती ही लेट है। तो उनको अगर हम अर्ली स्टेज में अगर हम उनको प्रोत्साहित कर सकें कि अर्ली स्टेज में आए, तो हम ऐसे लगता है कि सर्जरी उस समय संभव हो सकती है और उसमें क्योर रेट्स बहुत हाई रहते हैं। तो ओरल कैंसर की अगर हम स्पेसिफिकली हम आज ये फोकस ओरल कैंसर पे कर रहे हैं, क्योंकि टोबैको हमारे जो प्रदेश में या हमारे प्रांत में टोबैको का मेजर ओरल ही फॉर्म में यूज़ होता है, खर्रे या तंबाकू के फॉर्म में, इसलिए हमें ओरल कैंसर ही ज़्यादा देखने मिलते हैं। तो उसमें डर पेशेंट को, मैंने जो मेरी प्रैक्टिस में देखा है या सब लोग डॉक्टर्स भी बोलते हैं, जो हमारे भी एक्सपीरियंस है, जनरली पेशेंट आर वेरी अफ्रेड ऑफ बायोप्सीज, वेरी अफ्रेड ऑफ सर्जरीज।
ट्रीटमेंट जब बात आती है, हम मिथ्स तो लेंगे लेकिन ट्रीटमेंट की तरफ हम थोड़ा सा पहले हाईलाइट करेंगे, उसके बाद मिथ, क्योंकि कैंसर को रिलेटेड देयर आर बंडल ऑफ मिथ्स, ऐसे कई गलत धारणाएं जो लोगों के दिमाग में है, जैसे आप कहा कि देयर आर सो मेनी एक्सपर्ट्स अराउंड, तो ये एक फैक्ट है। ट्रीटमेंट जब बात आती है तो ट्रीटमेंट, क्या मेडिकेशंस भी इसमें पॉसिबिलिटी है मेडिकेशंस? देखिए कैसा है कि देयर आर सर्टन कैंसर्स वेयर सर्जरी इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल, है ना। जैसे बेस ऑफ टंग है, बेस ऑफ टंग में हम जैसे जीभ का पिछला भाग है, वहाँ पे अगर ऑपरेशन करके निकालेंगे तो जीभ ही निकल जाएंगे, तो पेशेंट खाएगा कैसे, बोलेगा कैसे। तो ऐसे इसमें है जनरली कीमो रेडिएशन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। तो दैट इज़, इसमें रेडिएशन के साथ में इंजेक्टेबल देते हैं ताकि इसका क्योर रेट्स बढ़ जाए। लैरिंग्स में भी कैसा ना, जो आप ध्वनि यंत्र जो होती है, पहले इसमें ऑपरेशन करके पूरा का पूरा लैरिंग्स निकाल देते थे बाहर। तो लो आप देखोगे ना, कई लोग अभी जो 20-25 साल से जिंदा है आवाज़ की मशीन के साथ बात करते, तो अब ऐसा नहीं रहा है। अभी काफ़ी प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जिसको बोलते हैं लैरिंग्स प्रिजर्वेशन थेरेपी जैसे ट्रीटमेंट होता है। तो उसमें लैरिंग्स को प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व का मतलब है लैरिंग्स को बिना ऑपरेशन किए भी उसको हम वो कैंसर को ठीक कर सकते हैं। उसमें न्यू एडजुवेंट कीमो, मुझे पहले कीमोथेरेपी के 3 डोज देते ताकि ट्यूमर को श्रिंक कर दे, उसके बाद में रेडिएशन या रेडिएशन के साथ में कीमो, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो इंजेक्टेबल्स का भी यूज़ अभी काफ़ी हुआ है और इट हैज़ इंक्रीज दी क्योर रेट्स, मुझे कैंसर के क्योर रेट्स भी बढ़े हैं। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे बीमारी बहुत एडवांस है, तो ऐसे वक्त में हम कीमोथेरेपी देके उस गांठ को पूरी श्रिंक करते ताकि वो सर्जरी लायक बन जाए या तो रेडिएशन लायक बन जाए। और जो कुछ अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स होते हैं जिसमें बीमारी ऑलरेडी इतनी फैली कि ऑपरेशन या रेडिएशन संभव नहीं है, तो ऐसे वक्त हम पैलिएटिव कीमोथेरेपी भी देते हैं। पर ऐसे मरीजों में एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट जो अभी देखने मिली, जो हम लोग 10 साल से यूज़ करें, दैट इज़ ओरल मेट्रोनोमिक कीमोथेरेपी। ये सबसे बेहतर इस ऐसे पेशेंट में जिनकी बीमारी बहुत एडवांस है, जो कीमो नहीं लेना चाहते और जिनका खर्चा भी नहीं उठा सकते, जिनको भर्ती नहीं होना, ये इट वर्क्स वंडरफुल। ओरल टैबलेट होता है, फंटास्टिक रिजल्ट्स इन दोज पेशेंट्स। कुछ पेशेंट में तो हमारे 8-8 साल से जिंदा है, 8-8 साल से स्टेज 4 कैंसर जिंदा है। तो इट वर्क्स मिरेकल। वो ऐसे पेशेंट थे जिनको सब उम्मीदें खो गए थे, सब उम्मीदें, उनको कुछ भी उम्मीद नहीं थी ऐसे पेशेंट में, और दे आर स्टिल डूइंग वेल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है घर पे है, ओरल है, आप कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज जस्ट 500-700 रुपीज़, सो इट इज़ वेरी मिनिमल। तो ऐसे भी होप है, ऐसी भी ट्रीटमेंट है। और हमारे देश में जहाँ पे फाइनेंस या कॉस्ट इज़ ऑलवेज ए इशू और कन्वीनियंस इशू है, 100 किलोमीटर से आदमी हर बार कैसे नागपुर है, तो ऐसे लोगों के लिए ओरल ये ऐसी भी ट्रीटमेंट है जहाँ पे हम एडवांस कैंसर में दे सकते हैं। ओके मिसकंसेप्शन के पहले हम बात करेंगे कि हमेशा कहते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, और क्यों ना हम अगर अब ऐसे सिनेरियो में आके खड़े हुए हैं जहाँ हमने ऐसी कई चीज़ें देखी, हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ आएगा और हमारी ज़िंदगी क्या, हम हर चीज़ बदल देगा। और मैं बार बार हमेशा यही इसीलिए कह रही हूँ कि कोविड ने अगर हमें बहुत सी चीज़ें माइनसेस दिखाए हैं, तो प्लस भी हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। कोविड ने बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं। तो डॉक्टर, प्रिकॉशंस की अगर बात की जाए तो ऐसे कौन से प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं जिस पर हमारे दर्शकों को ध्यान देने की ज़रूरत है? ओरल कैंसर के बारे में अगर बोले तो बेहतर रहेगा, ताकि इसी बहाने से सब लोगों तक मैसेज जाएगा। जनरली ना कैंसर के देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन, वन इज प्राइमरी प्रिवेंशन, एक है सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में हमारा जो रोल होता है कि जो कैंसर जिससे होने की संभावना है उसी फैक्टर को निकाल दे, समझ रहे। तो जैसे कि टोबैको है, स्मोकिंग है, अल्कोहल इंटेक्स है, तो ये अल्ट्रावायलेट रेस है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेस हम नीचे रखते हैं काफ़ी। तो दिस आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मैलिग्नेंसी। कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, पहले के, अभी के तो नहीं होते थे सॉरी। तो ये चीज़ें हैं जिसको, जो कैंसर कार्सिनोजेनिक संभावना है जिनकी, अगर उनको हम निकाल दें तो ऑटोमेटिकली हमारे प्राइमरी रिस्क कम हो जाता है। जनरली पर एक कई बार बोलना सिंपल होता है पर आचरण में बहुत मुश्किल जाता है इसको। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन भी एक नाम की चीज़ होती है। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि हम या तो कैंसर को होने से पहले पकड़े या तो अर्ली स्टेज में पकड़े। तो इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग के मार्फत। अगर आप देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल इंडिया में जो देखते हैं, तो उसके लिए भी मैमोग्राफी एक अच्छी टेस्ट है। मैमोग्राफी से भी पहले मैं बोलना चाहूँगा कि गाँव में मैमोग्राफी होती नहीं है, फीमेल मैमोग्राफी करने जाती नहीं है। मैमोग्राफी से मिथ्याई भी बहुत है, उससे भी कैंसर होता है, उसमें बहुत रेडिएशन मिलता है।
तो ऐसे वक्त में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इस बहुत ही अच्छा जरिया है जो कि सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए आप जो महीने में एक बार हर फीमेल अपने घर में कर सकती है। अगर नहाने के बाद कांच के सामने आती है, जनरली विच इज़ द बेस्ट टाइम पीरियड्स के बाद में, जनरली पीरियड्स आने के 5वें से 10वें दिन के बीच में करना चाहिए। उस समय हार्मोन का इस तरह से व्यवस्था होती है कि ब्रेस्ट उस समय काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं उसमें। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स में हम देखते हैं, अगर चारों क्वाड्रेंट्स में हम देख सके कि भाई कहीं गांठ है कि नहीं है, निप्पल को दबा के देखें कि ब्लीडिंग हो रहा कि नहीं, और बगल में जरूर चेक करना चाहिए कि बगल में गांठ है कि नहीं, बिकॉज अगर बगल में गांठ है और स्तन में भी गांठ है तो कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा है इसमें ऐसा, ठीक है। तो ये होगा ब्रेस्ट में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेकंड इज मैमोग्राफी। जनरली कहा जाता है कि 40 साल या 45 साल के बाद साल में एक बार करें, पर मेरी सलाह रहेगी 3 साल में भी एक बार करते हो तो ठीक रहेगा। बीच में आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। दैट्स वे वी कैन रिड्यूस दी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और बार बार जाने की जो पेशेंट नहीं करते ना, तो जनरली देखा मैंने इसमें। जैसे सर्वाइकल कैंसर है तो उसमें स्पैप स्मेयर एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि हम अर्ली स्टेज में बीमारी को पकड़ सकते हैं, ताकि उस समय क्यूर रेट्स नियरली 100% तक के हो सकते हैं। अगर कार्सिनोमा इन सिटू है तो इट इज़ वेरी सिंपल सर्जरी। लंग कैंसर के लो डोज सिटी स्कैन एक नया प्रोटोकॉल आया जिसमें हाई रिस्क पेशेंट है जो बहुत ही हैवी स्मोकर्स है, ऐसे लोगों के लिए साल में एक बार लो डोज सिटी स्कैन का आया है प्रोटोकॉल। जो काफ़ी लोग बोलते हैं सिटी स्कैन से बहुत एक्सपोजर हो जाएगा, रेडिएशन का एक्सपोजर, लो डोज में हार्डली 3 एक्सरे जितना एक्सपोजर होता है, दैट इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल। नहीं तो हम साल में भी 2-3 बार एक्सरे कर लेते हैं ऐसे पेशेंट्स लोगों का। फोर्थ इसमें होता है कि प्रोस्टेटिक मैलिग्नेंसीज है, जो एजेड जेंट्स में देखोगे आप, तो उसमें बहुत ही सिंपल टेस्ट है, ब्लड की एक टेस्ट होती है जिसमें PSA का जांच करते हैं। अगर PSA 5 के ऊपर आता है तो संभावना प्रोस्टेट कैंसर की बढ़ जाती है। तो दिस आर ऑल सेकेंडरी प्रिवेंशन। स्टूल फॉर ऑकल ब्लड, म्हणजे संडास में खून आना, ये कोलन कैंसर की तरफ आपकी संभावना बढ़ जाती है। CA 125 का मात्रा में बढ़ना ओवरी कैंसर की तरफ जाता है। CA की ब्लड की जांच अगर बढ़ती है तो कोलन कैंसर की तरफ जाता है। तो दिस आर दी टेस्ट जो सेकेंडरी प्रिवेंशन की, जहाँ पे हम डायग्नोसिस अर्ली स्टेज पे कर सकते हैं। कैंसर को रोक नहीं रहे हम यहाँ पे, हम उनको अर्ली स्टेज में पकड़े ताकि हमारा क्योर की संभावना बढ़ जाए। जी जी, प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है और हर किसी चीज़ में ज़रूरी है। आजकल तो कोविड के लिए भी काफ़ी लोग प्रिवेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि हाँ इम्यून बूस्टर्स ले रहे हैं। चलिए ठीक है, वो तो खैर अलग बात है। मिथ्स की बात कर रहे हैं डॉक्टर, और कैंसर से रिलेटेड कई सारे मिथ्स हैं जो बहुत ज़्यादा ऊपर रहते हैं, और आपने जैसे कहा कि एक्सपर्ट्स आर ऑलवेज देयर अराउंड, तो इस बारे में, क्योंकि आप तो इतने पेशेंट्स को डील करते हैं। नहीं, कैंसर के बहुत सारे मिथ्स पेशेंट के दिमाग में, जो कॉमन मिथ्स मैंने जो देखे हैं ना, जनरली पहला मिथ तो सबसे बड़ा है कि कैंसर को छेड़ना नहीं। कैंसर को छेड़े तो वो बढ़ जाता है, ऑपरेशन से कैंसर फैल जाता है। और कई बार तो पेशेंट बोलते हैं कैंसर छुआछूत की बीमारी है। मेरे घर में तो मेरी मम्मी को था तो मुझे होएगा ही, और मेरे घर में किसी को नहीं था तो मुझे क्यों हुआ। ये प्रश्न बहुत सारे रहते हैं। फिर कई लोगों को ऐसा लगता है कि कीमोथेरेपी में बाल जाती ही है, कीमोथेरेपी के बहुत साइड इफेक्ट्स है। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है। अभी इतने सारे एडवांसेस आए हैं कि हेयर लॉस वगैरह नहीं होते, और कीमोथेरेपी इंजेक्टेबल ही होती है। अरे ऐसा नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ ओरल थेरापीज विच आर वेरी वेरी इफेक्टिव देन इंजेक्टेबल कीमोथेरेपी। तो ये कॉमन मिथ्स है। रेडिएशन की मिथ्स है, सर्जिकल की इतने सारे मिथ्स है कि ऑपरेशन दूरबीन से करने से ज़्यादा अच्छा है, ओपन करने से ख़राब होगा, या ओपन करने से ख़राब होगा, दूरबीन से अच्छा होगा। तो हर चीज़ का एक बेसिक उद्देश्य है, और मुझे लगता है कि अगर हम सही डॉक्टर है, आपके एक्सपर्ट सही है, तो आपको वो डेफिनेटली सही तरीके से गाइड करेंगे इस चीज़ के लिए। तो लोगों की ना सुने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा ना देखें, और एक्सपर्ट को मिलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अगर आप सही एक्सपर्ट से मिलते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जी, ये तो लोगों ने सीख लिया है कि जो इतना सारा हमें ज्ञान मिलता है इस छोटे से डिवाइस में जो हमारे हाथ में होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ सकती हैं। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से पैंडेमिक हम देख रहे हैं, 1.5 साल से हम इससे जूझ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इज़ नॉट वेस्ट। जो हम सोचते हैं, तो हमारे हेल्थ पे हमने इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। खुद ऐसा कुछ समय निकालिए। मुझे लगता है 1 घंटा किसी के लिए बड़ी बात नहीं है, जिसमें हम खुद के लिए आधे घंटे का एक्सरसाइज करें, 10-15 मिनट का प्राणायाम करें, कुछ 15 मिनट का योगा करें, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाए, नेचर से जुड़े, आर्टिफिशियल इम्यून बूस्टर से दूर रहे। भगवान ने आपकी बॉडी ऐसी बनाई है कि वो नेचर से हर चीज़ ले सकती है। तो ये आलतू फालतू की गोलियाँ, टैबलेट, मल्टीविटामिन, जिंकोविट, इससे दूर रहो। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो हम नेचुरल रहना ज़रूरी है, अपने आप को समय देना बहुत ज़रूरी है, और ख़राब व्यसन जैसे तंबाकू, सिगरेट और अल्कोहल है, इससे दूर रहे।
जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर मानधनी, आपकी सारी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर काम आएगी। तो बस यही कहूँगी जाते जाते कि अवेयरनेस बहुत हुआ है और इस पे हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम नो टोबैको डे की बात कर रहे हैं और टोबैको बहुत डेंजरस होता है, लेकिन फिर भी वेस्टर्नाइज कल्चर की तरफ हम इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि वो छोटे से एक सिगरेट के पैकेट पे भी एक डेंजरस सा पिक्चर होता है जिसे हम छुपा के ना अवॉइड करके हम उसे पीते हैं, खर्रा भी खाते हैं और ऐसी कई चीज़ें हैं। मुझे दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रहा है कि हम इन सारी चीज़ों को अवॉइड करके अगर हम एडिक्टेड हैं तो हम इसके सारे दुष्परिणामों को दूर करके अवॉइड करके हम इसका कंज्यूम करते हैं। आपको बहुत बताया जाता है लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि एडिक्शन बहुत अजीब सी चीज़ होती है जो हम उससे दूर नहीं रह पाते। लेकिन अगर कोविड की सिचुएशन में आप हैं और आपने देखा है और कोविड की सिचुएशन ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि अपना और अपनों का ख्याल कैसे रखना है। तो अगर आप इस एडिक्शन को थोड़ा छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी लाइफ जो है बहुत खुशहाल रहेगी। बस अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे किसी और स्पेशलिस्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।